हेलो बुक बडीज, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, इंडिया इज अ लैंड ऑफ वंडर्स। क्या ही कमाल की हिस्ट्री है इस मुल्क की। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मुल्क हो जो कल्चरली इतना रिच हो, ना सिर्फ सकाफती तौर पर, लेकिन अगर हम फलसफे यानी फिलॉसफी की बात करें तो उसमें भी इंडिया की तारीख कमाल है। फिलॉसफी की बात हो और उपनिषद्स की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। उपनिषद्स में जिंदगी को लेकर, नेचर ऑफ रियलिटी को लेकर, दुनिया को लेकर जबरदस्त विजडम छुपा हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरी हिंदुइज्म पर सीरीज देखी है तो उसमें मैंने उपनिषद्स के ऊपर बात की थी। अगर फिलोसोफर्स की बात करें तो उसमें भी इंडिया की तारीख काफी रिच है। आदि शंकरा से लेकर जिद्दू कृष्णमूर्ति तक, चाणक्य से लेकर स्वामी विवेकानंदा तक और रामानुजा से लेकर नागार्जुना तक। द लिस्ट इज एंडलेस। 1931 में इंडिया के छोटे से गांव कछवाड़ा में एक ऐसे फिलोसोफर की पैदाइश हुई जिसने अपने यूनिक आइडिया से ऐसी पहचान बनाई जो शायद कोई और फिलोसोफर नहीं बना पाया। इस फिलोसोफर की टीचिंग्स इतनी यूनिक थी कि ना सिर्फ इंडियंस बल्कि पूरी दुनिया से लोग उनके दीवाने हो गए। लेकिन पॉपुलैरिटी होने के साथ साथ वो बहुत कंट्रोवर्शियल भी थे। यहां तक कि सेक्स को लेकर उनके जो आइडियाज थे उनकी वजह से उन्हें सेक्स गुरु भी कहा गया। मैं बात कर रहा हूं आचार्य रजनीश की, जिन्हें पूरी दुनिया ओशो के नाम से जानती है। आज की वीडियो में ओशो की बिजार जिंदगी और उनके फलसफे के बारे में गुफ्तगू करेंगे। वीडियो के आखिर में मैं आपको यह बताऊंगा कि क्यों उन्हें सेक्स गुरु का नाम दिया गया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओशो की पैदाइश हुई 11 दिसंबर 1931 में। उनका असल नाम चंद्रमोहन जैन था। बचपन से ही उनकी शख्सियत में कुछ अलहदा था। उनकी आंखों में एक अजीब गहराई और चमक मौजूद थी। ये चमक थी उन सवालात की जो बचपन से ही ओशो के जहन में पैदा होते थे। बचपन से ही उन्होंने जिंदगी के बहुत ही पेचीदा यानी कि कॉम्प्लिकेटेड सवालों के जवाब तलाश करने शुरू कर दिए। मसलन वो अक्सर ये सोचा करते कि जिंदगी का आखिर मकसद क्या है। What is the purpose of life? स्पिरिचुअलिटी का ये सफर और सवाल और जवाब की ये कश्मकश बिल आखिर अपने उरूज पर पहुंची जब ओशो 21 साल के हुए। 21 साल की उम्र में उन्हें एक ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ जिसने हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। ये एनलाइटनमेंट की घड़ी थी और इसी से इंस्पिरेशन लेकर ओशो ने अपने फ्यूचर को कंस्ट्रक्ट किया। उन्होंने 1955 में जैन कॉलेज से फिलॉसफी में बीए किया और उसी के 2 साल बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सागर से फिलॉसफी में एमए। कॉलेज के जमाने में ना वो बहुत आर्गुमेंटेटिव थे। हर बात पे टीचर से सवाल किया करते थे, भिड़ जाया करते थे, बहस किया करते थे। यही वजह है कि अक्सर औकात उन्हें क्लास से बाहर रहना पड़ता। फिलॉसफी में एमए करने के बाद उन्हें रायपुर संस्कृत कॉलेज में टीचिंग पोजीशन मिली। अब जब ओशो कुछ पढ़ाएंगे तो बच्चों के ईमान तो डगमगाएंगे। उनको एक नई सोच मिलेगी, चीजों को देखने का बिल्कुल मुख्तलिफ जाविया मिलेगा। ऐसा ही कुछ रायपुर कॉलेज में हुआ। वहां के जो वाइस चांसलर थे उन्होंने कहा कि भाई ये बंदा तो हमारे स्टूडेंट्स की मोरालिटी के लिए, उनके रिलीजन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लिहाजा उनका वहां से ट्रांसफर करवा दिया गया। कहानी आगे बढ़ती गई और 1958 में उन्हें जबलपुर यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर अपॉइंट कर दिया गया। 2 ही साल के अंदर ही वॉज प्रोमोटेड एज प्रोफेसर। देखें दोस्तों, जब इंसान को अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाता है ना, जब उसे मालूम हो जाता है कि अब उसे जिंदगी में क्या करना है, तो फिर बाकी सब चीजें बेमानी हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ ओशो के साथ हुआ। 1966 में उन्होंने जबलपुर यूनिवर्सिटी से रिजाइन किया और लोगों को एनलाइटन करने के सफर पर निकल गए। इस दौरान उन्होंने इंडिया एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया, पब्लिक लेक्चर्स दिए, टॉक्स दी, सेमिनार्स कंडक्ट किए। ओशो की बातों में, उनकी पर्सनालिटी में इतना वजन था कि वक्त के साथ लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और उनके फॉलोअर्स की तादाद बढ़ने लगी। इस फेम के अंदर जो उनकी मेडिटेशन टेक्निक थी ना, उसका बहुत बड़ा हाथ था, जिसे वो डायनामिक मेडिटेशन कहा करते थे। मेडिटेशन के बारे में यूजुअली ये गुमान किया जाता है कि ये एक निहायत काम और पुरसुकून माहौल में की जाती है जिसमें इंसान मेंटली और फिजिकली रिलैक्स होता है। लेकिन डायनामिक मेडिटेशन तो कोई और ही बला है। इसकी तो शुरुआत ही ऊट पटांग फिजिकल एक्टिविटी से होती है जो आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी को ड्रेन आउट कर देती है। इसके बाद फौरन होती है एक डीप साइलेंस, और ये साइलेंस आपको अपने डीपर सेल्फ से कनेक्ट कर देती है। इट टेक्स यू टू अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और आखिरी स्टेज पर लोग झूमते हैं, धमाल डालते हैं, डांस करते हैं टू सेलिब्रेट द फीलिंग ऑफ लाइफ।
1975 यानी कि 1975 में ओशो ने पुणे के अंदर अपना आश्रम बनाया। ये आश्रम एक स्पिरिचुअल सेंटर था जहां पर ओशो अपने फॉलोअर्स के साथ बातचीत किया करते थे। इस आश्रम के अंदर पूरी दुनिया से लोग आकर जमा होते और ओशो के विजडम से सीखते। जिंदगी को लेकर, सोसाइटी को लेकर, मजहब को लेकर ओशो के आइडियाज इतने कंट्रोवर्शियल और बिजार थे कि उनके मुखालफिन की तादाद भी बढ़ने लगी। उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाने लगा। यही वो मौका था जब 1981 में उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें इंडिया से बाहर यूएसए के अंदर एक आश्रम बनाना पड़ेगा। ओरेगॉन की वेस्को काउंटी में उन्होंने अपना एक कम्यून बनाया जो एक छोटा सा शहर था जिसे उन्होंने रजनीशपुरम कहा। इसमें पूरी दुनिया से हजारों की तादाद में लोग जमा होते अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। ओशो की पॉपुलैरिटी स्काईरॉकेटेड। लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि इंडिया से ये कौन सा स्पिरिचुअल लीडर है जिसने गोरों को भी अपना दीवाना बना लिया है। उनके इस कम्यून के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सीज भी हैं। उन पर बायो टेररिज्म का इल्जाम है, सेक्सुअल ऑर्जीज का इल्जाम है, खवातीन की सेक्सुअल हरासमेंट का इल्जाम है। इसी के चलते 1985 में यूएसए की गवर्नमेंट ने उन्हें मुल्क से निकाल दिया एंड ही केम बैक टू इंडिया। यूएसए से आने के बाद वो अपने पुणे वाले आश्रम में ही मुकीम रहे और बिल आखिर 1990 में उनकी डेथ हो गई। ये तो हो गई दोस्तों ओशो की लाइफ इन अ नटशेल। लेकिन इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल बात यह है कि लाइफ को लेके, सोसाइटी को लेकर उनका नजरिया क्या था, उनकी टीचिंग्स क्या थी। इसको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं बिकॉज दैट विल गिव यू एन इनसाइट कि ओशो आखिर सोचते कैसे थे। सबसे पहले तो ओशो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन यानी कि मजहब के सख्त खिलाफ थे। जिस तरह फ्रीडरिक नीचे और कार्ल मार्क्स मजहब को एक कंजर्वेटिव फोर्स समझते थे ना, ओशो का भी कुछ ऐसा ही कहना था। वो कहते थे कि मजहब एक ऐसा कंट्रोल मैकेनिज्म है जिससे लोगों के पोटेंशियल को लिमिट किया जाता है, उन्हें भेड़ बकरियां बना दिया जाता है ताकि सोसाइटी में ऑर्डर बरकरार रहे। मजीद उनका यह कहना था कि मजहब लोगों को इंडिपेंडेंस देने की बजाय, खुली सोच, ब्रॉड विजन देने की बजाय उनकी सोच को लिमिटेड कर देता है। मजहब के जरिए लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है, उन्हें गिल्टी फील कराया जाता है और अजीबो गरीब किस्म की बेमानी अकीदा परस्ती यानी कि रिलीजियस डॉगमा में उलझा दिया जाता है। यही सोच उनकी मॉरल सिस्टम्स के बारे में थी। वो कहते थे कि अगर आपने लोगों की सोच मारनी है ना तो उन्हें मजहब दे दो, एक मॉरल सिस्टम दे दो, लोग उन्हीं से बंध के रह जाएंगे और कभी भी अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। उनका कहना था कि मोरालिटी जो है ना वो इंसान की इनर कॉन्शियसनेस से आनी चाहिए, वो कोई सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए। सोसाइटी नहीं गवर्न करे कि इंसान ने क्या सही करना है और क्या गलत। इंसान को खुद डिसाइड करना है दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ओशो मजहब से ज्यादा वैल्यू करते थे स्पिरिचुअलिटी को, क्योंकि उनके मुताबिक स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड एनी रिलीजन। आपका कोई भी मजहब हो सकता है, आप किसी भी बिलीफ सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी तो वही एक ऐसी चीज है जो आपको ट्रूथ के करीब ले जाएगी। उनकी एक मशहूर कोटेशन है कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन बट आई एम अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिलीजन। द रियल रिलीजन इज विद इन, नॉट इन एनी बुक। ओशो की कोर टीचिंग्स में इंडिविजुअल फ्रीडम और सेल्फ डिस्कवरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उनका मानना था कि कोई भी इंडिविजुअल एक लिमिटलेस पोटेंशियल के साथ पैदा होता है, ही कैन बी अनस्टॉपेबल। लेकिन मजहब और सोसाइटी के जो रिचुअल्स हैं, जो मॉरल कोड है, वो इंसान को बुज़दिल बना देते हैं, उसके फ्रीडम को, उसकी इंडिपेंडेंस को मार देते हैं। और अगर इंसान ने वाकई ऊंचा उड़ना है, इस जिंदगी में अपना नाम बनाना है, तो उसे इन सब बंधनों से अपना पीछा छुड़वाना होगा। ओशो के मुताबिक हर बंदा एक फ्री इंडिविजुअल के तौर पे पैदा होता है, उसके बाद उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, उसकी सोसाइटी उसके पर काटने लगते हैं। यही वजह है कि लोग अपने पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन इससे मुकाबला कैसे करना है, इसका भी तरीका ओशो ने बताया। उन्होंने कहा कि अगर जिंदगी में कुछ भी मीनिंगफुल करना है ना, तो यू नीड टू नो योर सेल्फ, यानी कि अपनी सेल्फ अवेयरनेस पर काम करें। आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, और उसी के हिसाब से अपना एक मॉरल कोड बनाएं, अपनी इंडिपेंडेंस को वैल्यू करें और इसी फ्रीडम के साथ अपनी जिंदगी को अप्रोच करें। वो अक्सर कहते थे कि यू आर नॉट हेयर टू फिट इन, यू आर हेयर टू बी योर सेल्फ। वैसे दोस्तों ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सोसाइटी हमें ऐसे कंडीशन करती है कि वो हमें इंटेलेक्चुअल बौना बना देती है और लोग वही कामयाब होते हैं
जो सेल्फ अवेयरनेस के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। ओशो की कोर टीचिंग्स में एक और बड़ी जबरदस्त चीज शामिल थी जिसे आजकल हम लोग माइंडफुलनेस और ओशो कहा करते थे लिविंग इन द प्रेजेंट। वो कहते थे कि पास्ट यानी कि माजी और फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल सिर्फ इंसान के जहन का कंस्ट्रक्ट है। इट डजंट एग्जिस्ट एट ऑल। जो आज है, जो प्रेजेंट है, वही जिंदगी है। लिहाजा इस प्रेजेंट मोमेंट को भरपूर एंजॉय करना चाहिए। इंसान सच्ची खुशी, सच्ची हैप्पीनेस तभी हासिल कर सकता है व्हेन ही स्टार्ट्स लिविंग इन द नाउ। बहुत से लोग या तो सिर्फ माजी में फंस के रह जाते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। यही स्ट्रेस इंसान को मार देता है और वो जिंदगी को सही तरीके से एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते। सो ओशो की पहली टीचिंग ये थी कि लेट गो ऑफ द पास्ट। माजी में आपके साथ अच्छा हुआ या बुरा, जस्ट लेट इट गो। आपके दिल में जो भी नॉस्टैल्जिया है, जो भी गिल्ट है, जो भी रिग्रेट्स हैं, उनको भुलाकर आगे बढ़ें। दूसरा ये कि द फ्यूचर इज अनसर्टन। मुस्तकबिल किसी ने नहीं देखा, लिहाजा उसके बारे में सोच के स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेनी। और प्रेजेंट में रहने के लिए यू कैन यूज मेडिटेशन एज अ टूल। ओशो का कहना था कि डीप मेडिटेशन के जरिए आप अपने माइंड के क्लटर को क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी गिल्ट हैं, जो भी फियर्स हैं, उनको सबसाइड करके एक मीनिंगफुल और जॉयफुल जिंदगी गुजार सकते हैं। लव यानी प्यार और मोहब्बत के बारे में भी ओशो के आइडियाज प्रोफाउंड और रेवोल्यूशनरी थे। उनका कहना था कि लव एक एनर्जी का नाम है। प्यार, इश्क, मोहब्बत कोई अटैचमेंट या डिपेंडेंसी का नाम नहीं है, बल्कि इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वंस इनर बीइंग। उनका कहना था कि दो लोगों के दरमियान लव तभी हो सकता है व्हेन दे आर फ्री टू बी देमसेल्व्स। लव का मतलब ये नहीं कि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, मैं तुम्हें पोजेस करता हूं, मैं तुम पे हुक्म चला सकता हूं। लव तो तब होता है जब किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, कोई अटैचमेंट ना हो और कोई डिमांड्स ना हो। लव हैज टू बी प्योर। यहीं पे वो लव और रिलेशनशिप का डिफरेंस बताते हैं। रिलेशनशिप के बारे में उनका कहना था कि रिलेशनशिप नाम है अटैचमेंट का, इट्स नॉट अनकंडीशनल। इसमें आपके पार्टनर के साथ कोई ना कोई कंडीशन जरूर अटैच होती है, जबकि ट्रू लव इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। अब दोस्तों बढ़ते हैं ओशो की कुछ ऐसी टीचिंग्स की तरफ जो काफी कंट्रोवर्शियल थी। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि वो मैरिज के बारे में क्या सोचते थे। वो कहते थे कि ये स्पिरिचुअल या इमोशनल बॉन्ड होने की बजाय एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन के रह जाता है। उनका कहना था कि शादी ना एक सोशल कंडीशनिंग का नतीजा है, जिसके जरिए वो अपनी सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल या पॉलिटिकल नीड्स को पूरा करता है, बजाय इसके कि वो अपने पार्टनर से सही तरह का ट्रू इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म ह्यूमन कनेक्शन बनाए। वो कहते थे कि मैरिज जो है ना ट्रेडिशनली और ज्यादातर एक पोजेसिवनेस लेकर आती है, जो इंसान के फ्रीडम को, उसकी इंडिपेंडेंस को, उसकी आजादी को कर्टेल कर देती है। मजीद उनका यह कहना था कि शादी दो इंडिविजुअल्स के दरमियान एक ऐसा बॉन्डेज बनाती है जो सोशल एक्सपेक्टेशंस की बेसिस पर खड़ा होता है, रादर देन लव एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ओशो का मानना था कि लोग शादी इसलिए करते हैं क्योंकि सोसाइटी कहती है कि भाई अब तू शादी कर ले। उनके ऊपर एक सोशल प्रेशर होता है। ओशो हाईली डिसएग्रीड विद दिस थॉट। ही थॉट दैट पीपल एंटर्ड मैरिज बिकॉज ऑफ ऑब्लिगेशन रादर देन लव। यही वजह है कि शादी करके भी बहुत से लोग इमोशनली हॉलो रहते हैं, लोनलीनेस का शिकार रहते हैं, अकेले रहते हैं। लेकिन अब ऐसे में करना क्या है भाई? इसी सोसाइटी, इसी मुआशरे में सबने रहना है और यही सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि भाई जब आप एक सर्टेन एज पर पहुंच जाएं उसमें आपने शादी करनी है। इसका भी सोल्यूशन ओशो ने बताया। उन्होंने कहा कि शादी सिर्फ तब करनी चाहिए जब दो इंडिविजुअल स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएं। शादी से पहले हर इंसान को एक सेल्फ अवेयरनेस की, एक सेल्फ ग्रोथ की जर्नी पर निकलना चाहिए और दो लोग सिर्फ तब शादी करें जब वो सोसाइटी की कंडीशनिंग से, अपनी पर्सनल ईगो से ऊपर उठ जाएं। वो कहते थे कि ज्यादातर मैरिजेस फेल ही इसी वजह से होती हैं कि लोगों को अपने बारे में अवेयरनेस ही नहीं होती और वो बगैर किसी लॉजिक के, बगैर सोचे समझे शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बारे में ओशो क्रिटिकल तो थे, लेकिन ही कंसिडर्ड मैरिज एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एज वेल। वो कहते थे कि इंसान शादी को अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब जो दोनों पार्टनर्स इस शादी में इन्वॉल्व हैं वो दोनों साथ ग्रो कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को स्पेस दें, इंडिपेंडेंटली काम करें। किस्सा मुख्तसर ये कि शादी तब कामयाब है when two individuals celebrate each other's individuality, unlike Eastern societies जिसमें हर वक्त किल 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 किल, पोजेसिवनेस, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, तुम यहां नहीं जा सकते, तुम वहां नहीं जा सकते। ऐसे में हमारे मुआशरों में शादियां तो निभ जाती हैं,
लेकिन पूरी उम्र उस शादी में एक कमी, उस रिलेशनशिप में एक हॉलोनेस मौजूद होती है। लेकिन शादी को लेकर असल कंट्रोवर्शियल बात जो ओशो ने कही वो ये कि इंसान को नॉन मोनोगमी प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी कि उसके पास मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स और रिलेशनशिप्स होने चाहिए। वो कहते थे कि एक ही बंदे से एक्सपेक्ट करना कि वो आपकी सेक्सुअल नीड्स भी पूरी कर देगा, आपको इमोशनली भी बैलेंस कर देगा, आपकी जिंदगी में पजल फिट हो जाएगा, ये एक बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है विच लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट एंड रिजेंटमेंट। लिहाजा वो कहते थे कि इंसान को अपने सेक्सुअल फ्रीडम को एक्सप्लोर करना चाहिए विदाउट एनी गिल्ट एंड शेम। मैरिज के साथ साथ फैमिली स्ट्रक्चर को लेकर भी ओशो सुपर क्रिटिकल थे। वो कहते थे कि हमारी जो ट्रेडिशनल फैमिलीज है ना, उसमें बचपन से ही लोगों की इंडिविजुअलिटी को माँ बाप, रिश्तेदार, सोसाइटी कर्टेल कर देते हैं, किल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल पर पहुंच ही नहीं पाता। वो कहते थे कि हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है ना, वो एक जेल की तरह है जिसमें लोग कैद होकर रह जाते हैं। यही वजह थी कि वो पेरेंट्स को कहा करते थे कि बच्चों को कभी भी रिजिड डिसिप्लिन में आपने नर्चर नहीं करना, उन्हें आजादी दें, लेट देम एक्सप्लोर। उनको ये ना बताएं कि ये करना है, ये सही है या गलत, लेट देम फाइंड इट आउट देमसेल्व्स। सिर्फ ऐसा करने से ही आप एक थिंकिंग इंडिविजुअल को ग्रो कर पाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ओशो को सेक्स गुरु क्यों कहा गया। देखिए, मैंने आपको फ्रॉइड के ऊपर अपनी सीरीज में डिटेल में बताया था कि किस तरह इंसान की सेक्सुअल डिजायर्स को लेकर फ्रॉइड के आइडियाज अनकन्वेंशनल, यूनिक और पाथ ब्रेकिंग थे। ओशो के भी इंसान की सेक्सुअल एनर्जी को लेकर जो व्यूज थे वो एक्स्ट्रॉर्डनरी और अनयूजुअल थे। उनका मानना था कि हर मजहब सेक्स को सिंफुल, एक इम्प्योर, एक टैबू और एक बद इखलाकी चीज मानता है, जिसकी वजह से लोग अपनी जिनसी ख्वाहिशात को लेकर, सेक्सुअल डिजायर्स को लेकर एक गिल्ट का शिकार हो जाते हैं। सेक्स ना सिर्फ इंसान की जिंदगी का एक नेचुरल अमल है, बल्कि ये लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ओशो के लिए सेक्स सिर्फ एक फिजिकल एक्ट, इंटिमेसी या सेक्सुअल इंटरकोर्स का नाम नहीं है, बल्कि सेक्स एक ऐसी पावरफुल एनर्जी है जिससे इंसान अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। फॉर हिम सेक्स वॉज नॉट डर्टी, इट इज अ पॉइंट ऑफ डिवाइन फ्लो ऑफ लाइफ। उनके लिए रूहानियत और जिनसियत यानी स्पिरिचुअलिटी और सेक्स का बहुत डीप कनेक्शन है। ओशो के लिए हमारी सेक्सुअल एनर्जी मुकद्दस थी, सीक्रेट थी, जिसको इस्तेमाल करके इंसान अपने शऊर को एक हाईएस्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। जब हम अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को रिप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसी से इमोशनल और साइकोलॉजिकल टर्मोइल का शिकार हो जाते हैं। सेक्स को लेकर ओशो का सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया यह था कि सेक्स और मेडिटेशन दोनों का संगम, दोनों का ब्लेंड मुमकिन है, यानी कि इंसान अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर भी मेडिटेशन को इंक्लूड कर सकता है। इसको उन्होंने ऑर्गेज्मिक ब्लिस का नाम दिया। उनका कहना था कि सेक्स विदाउट मेडिटेशन इज इनकम्प्लीट एंड जस्ट अ फिजिकल एक्टिविटी, जबकि दूसरी तरफ मेडिटेशन विदाउट सेक्स मिसेस आउट ऑन द वाइब्रेंसी ऑफ लाइफ। अपनी सेक्सुअलिटी को डिस्कवर करके और अपने सेक्सुअल एक्सप्रेशन के जरिए हम लोग अपने आप को स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये तो थी जनाब ओशो की लाइफ और उनके कुछ आइडियाज। बहुत से लोग इससे अग्री करते हैं जो उनके फॉलोअर्स बने, और बहुत से लोग उनके आइडियाज को डिस्कार्ड भी कर देते हैं, डिसएग्री भी करते हैं। आप इनके आइडिया से अग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि ही वॉज एन एनिग्मेटिक पर्सनैलिटी। और बुक बडीज, मैंने हमेशा आप लोगों को यह बात सिखाई है कि जिस बात से आप अग्री नहीं करते उससे नफरत ना किया करें, और ये ना सोचा करें कि भाई ये बेवकूफ था, ये पागल था, इसकी ये सोच थी, ये गैर शरई सोच है, इससे मैं अग्री नहीं करता। रिमेंबर, इट इज द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड टू बी एबल टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। याद रखें, मुआशरा तभी आगे बढ़ता है जब अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। प्लूरैलिटी और इंक्लूसिवनेस ही किसी भी मुआशरे की खूबसूरती होती है, एंड दिस इज समथिंग विच द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान नीड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye, and don't forget to subscribe to Book Buddy.